धीमी सुबह की धूप, दिल्ली के पश्चिमी छोर पर बसे द्वारका की चौड़ी सड़कों पर सामान्य सी चहल पहल, कॉलेज की ओर बढ़ते छात्र, दफ्तरों की ओर भागते लोग और ट्रैफिक की लय में घुली रोजमर्रा की रफ्तार। लेकिन 3 फरवरी 2026 की उस सुबह लगभग दोपहर से कुछ मिनट पहले एक तेज रफ्तार शव की गड़गड़ाहट ने इस लय को तोड़ दिया। कुछ सेकंड, एक टक्कर और सड़क पर बिखरती जिंदगी। यह कहानी है एक युवा की, एक परिवार की और उस कानून की जो तय करता है कि लापरवाही और अपराध के बीच की रेखा कहां खींची जाएगी। 23 वर्षीय साहिल धनेश्रा दिल्ली में रहने वाला एक साधारण युवा, अपने परिवार का सहारा माना जाता था। उपलब्ध सार्वजनिक सूचनाओं के अनुसार वह एक मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि से आता था और अपनी मां के साथ रहता था। परिवार में उसकी भूमिका सिर्फ एक बेटे की नहीं थी, बल्कि जिम्मेदारी निभाने वाले सदस्य की थी। जिन लोगों ने उसे जाना, उनके अनुसार वह शांत स्वभाव का और अपने भविष्य को लेकर गंभीर था। उस दिन वह अपनी मोटरसाइकिल से रोज की तरह निकला था, एक सामान्य दिन जो असामान्य अंत की ओर बढ़ रहा था। घटना का समय लगभग 11:55 से 12 बजे के बीच बताया गया। स्थान द्वारका साउथ थाना क्षेत्र, लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज के आसपास का इलाका। प्रारंभिक पुलिस रिपोर्ट के अनुसार सामने से आ रही एक सू, जिसे एक 17 वर्षीय किशोर चला रहा था, तेज रफ्तार में थी। वाहन का मॉडल मीडिया रिपोर्ट्स में महिंद्रा स्कॉर्पियो बताया गया। आरोप यह भी सामने आया कि कार के भीतर मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा था, संभवतः सोशल मीडिया के लिए। हालांकि इस दावे की अंतिम पुष्टि डिजिटल फॉरेंसिक जांच पर निर्भर है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर सामने से हुई। इसे तकनीकी भाषा में हेड ऑन कॉलिजन कहा जाता है, जो सड़क दुर्घटनाओं में सबसे घातक श्रेणियों में आती है। टक्कर की तीव्रता इतनी अधिक थी कि मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त होकर कुछ दूरी तक फिसली और साहिल सड़क पर गिर पड़े। पुलिस ने मौके से सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल डेटा जब्त किया। जांच एजेंसियां यह समझने की कोशिश कर रही हैं कि वाहन की वास्तविक गति क्या थी, ब्रेकिंग डिस्टेंस कितनी थी और क्या चालक ने नियंत्रण खोया था या ओवर स्पीडिंग प्राथमिक कारण थी। अब बात करते हैं उस मेडिकल रिपोर्ट की जिसने इस घटना को केवल एक्सीडेंट से आगे बढ़ाकर गंभीर जांच का विषय बना दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर की हड्डी में फ्रैक्चर, दिमाग के भीतर रक्तस्राव जिसे सबड्यूरल हेमेटोमा कहा जाता है, कई पसलियों का टूटना और आंतरिक अंगों को क्षति दर्ज की गई। मृत्यु का कारण हेमोरेजिक शॉक बताया गया। सरल शब्दों में, शरीर के भीतर अत्यधिक रक्तस्राव के कारण महत्वपूर्ण अंग काम करना बंद कर देते हैं। ऐसे मामलों में चोट की तीव्रता और तत्काल चिकित्सा सहायता का समय निर्णायक होता है। उपलब्ध जानकारी से संकेत मिलता है कि चोटें अत्यंत गंभीर थीं। अब कानूनी पहलू। मामला दर्ज किया गया दिल्ली पुलिस द्वारा। प्रारंभिक धाराओं में भारतीय दंड संहिता की धारा 279 लापरवाही से वाहन चलाना और धारा 300 चारा लापरवाही से मृत्यु कारित करना शामिल बताई गई। इसके अतिरिक्त मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधान, विशेषकर बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने से संबंधित धाराएं लागू होती हैं। चूंकि आरोपी की उम्र 18 वर्ष से कम है, इसलिए मामला किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत आता है। यहीं से विवाद का दूसरा अध्याय शुरू होता है। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम के तहत 16 से 18 वर्ष के किशोरों को कुछ जघन्य अपराधों में वयस्क की तरह ट्रायल के लिए भेजा जा सकता है। लेकिन धारा 304 जो लापरवाही से मृत्यु से संबंधित है, कानूनी वर्गीकरण में हीनस ऑफेंस की श्रेणी में सामान्यतः नहीं आती, क्योंकि इसकी अधिकतम सजा 10 वर्ष से कम है। इसीलिए आरोपी को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी को अंतरिम जमानत दिए जाने का कारण, जैसा कि सार्वजनिक रिपोर्टों में उल्लेखित है, उसकी बोर्ड परीक्षाएं, स्थायी निवास और जांच में सहयोग जैसे कारक बताए गए। भारतीय न्याय प्रणाली में जमानत का सिद्धांत यह है कि जब तक अपराध सिद्ध न हो, व्यक्ति को अनावश्यक हिरासत में न रखा जाए, विशेषकर जब वह नाबालिग हो। लेकिन यही समाज का भावनात्मक प्रश्न उठता है, क्या एक जीवन की कीमत परीक्षा से कम आंकी जा सकती है? यह सवाल कानूनी नहीं, नैतिक विमर्श का हिस्सा है। एक और महत्वपूर्ण आयाम है, क्या इस मामले को केवल लापरवाही माना जाए या जानबूझकर जोखिम लेने की श्रेणी में रखा जाए? यदि जांच में यह सिद्ध हो कि चालक अत्यधिक गति से वाहन चला रहा था, जानता था कि इससे गंभीर परिणाम हो सकते हैं और फिर भी उसने ऐसा किया, तो अभियोजन पक्ष धारा 304 कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर लगाने का प्रयास कर सकता है। हालांकि इसके लिए मंशा या ज्ञान का उच्च स्तर सिद्ध करना आवश्यक है, जो अदालत में चुनौतीपूर्ण होता है।
माता पिता की भूमिका भी जांच का विषय है। मोटर वाहन अधिनियम में संशोधनों के बाद यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते पकड़ा जाता है तो वाहन मालिक अक्सर अभिभावक पर भी दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। प्रश्न यह है कि क्या परिवार को पता था कि किशोर वाहन चला रहा है? क्या यह पहली घटना थी या पहले भी ऐसा हुआ? यदि लापरवाही सिद्ध होती है तो लाइसेंस निलंबन और जुर्माना जैसे प्रावधान लागू हो सकते हैं। इस केस ने एक और सामाजिक परत उजागर की है, सोशल मीडिया पर रील संस्कृति और जोखिम भरा ड्राइविंग व्यवहार। विशेषज्ञ बताते हैं कि युवाओं में डिजिटल मान्यता की चाह कई बार वास्तविक सुरक्षा से ऊपर चली जाती है। तेज गति, स्टंट और लाइव रिकॉर्डिंग ये सभी मिलकर दुर्घटना की संभावना कई गुना बढ़ा देते हैं। हालांकि यह भी महत्वपूर्ण है कि हर आरोप को जांच से गुजरना चाहिए। अदालत में प्रमाण ही निर्णायक होंगे। साहिल के परिवार ने न्याय की मांग की है। सार्वजनिक बयानों में उसकी मां ने कहा कि वह उनका सहारा था। परिवार की यह मांग केवल सजा तक सीमित नहीं बल्कि जवाबदेही और सख्त कानून की दिशा में भी है। सोशल मीडिया पर भी इस घटना ने व्यापक प्रतिक्रिया उत्पन्न की। कुछ लोग कठोर दंड की मांग कर रहे हैं तो कुछ किशोर न्याय कानून की मूल भावना की याद दिला रहे हैं, सुधार बनाम दंड। अब आगे क्या? जांच एजेंसियां डिजिटल फॉरेंसिक रिपोर्ट, वाहन की यांत्रिक जांच, ब्रेकिंग पैटर्न और गवाहों के बयान संकलित कर चार्जशीट दाखिल करेंगी। किशोर न्याय बोर्ड यह तय करेगा कि मामला किशोर अदालत में ही चलेगा या विशेष परिस्थितियों में वयस्क ट्रायल के लिए भेजा जाएगा। यदि दोष सिद्ध होता है तो किशोर के लिए अधिकतम दंड 3 वर्ष तक के सुधारात्मक उपाय हो सकते हैं। हालांकि विशिष्ट धाराओं और अदालत के विवेक पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। साथ ही परिवार मुआवजे के लिए सिविल दावा भी दायर कर सकता है। यह कहानी केवल एक दुर्घटना की नहीं है, यह हमारे शहरों की रफ्तार, हमारे कानूनों की सीमाओं और हमारी सामाजिक प्राथमिकताओं का आईना है। एक और एक परिवार है जिसने अपना बेटा खो दिया, दूसरी ओर एक किशोर है जिसका भविष्य भी अब न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है। कानून संतुलन खोजता है दंड और सुधार के बीच, समाज जवाब चाहता है जिम्मेदारी और सुरक्षा के बीच। जब हम इस घटना को देखते हैं तो प्रश्न केवल ये नहीं कि दोषी कौन है, प्रश्न ये भी है कि क्या हमारी सड़कों पर सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है? क्या हम अपने बच्चों को वाहन की चाबी देने से पहले कानून और जिम्मेदारी की शिक्षा देते हैं? क्या डिजिटल प्रसिद्धि के कुछ सेकंड किसी की पूरी जिंदगी से अधिक मूल्यवान हो सकते हैं? अंत में यह मामला अदालत में तय होगा, लेकिन सड़क पर उतरने से पहले निर्णय हमारे हाथ में है। रफ्तार का चयन, सावधानी का चयन और कानून का सम्मान, यही वे छोटे फैसले हैं जो किसी सुबह को सामान्य बनाए रखते हैं। वरना एक और टक्कर और एक और परिवार की कहानी खबरों की सुर्खियों में बदल सकती है।